हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये जो टॉपिक है ये आपका जो 7th यूनिट था जहाँ पे हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, वहाँ का कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाया था, यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एज इट इज़ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज वगैरह देखे तो मुझे ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आया, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बाद में डिस्कस करके आपके जो है प्लेलिस्ट में ऐड करा दिया जाए। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? क्या वर्ड था? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब होता है खुद से, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। इनकम्पैटिबल का मतलब है कि आपका स्वयं से ही कंपैटिबिलिटी मतलब सामंजस्य नहीं हो रहा है। इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबल का मतलब होता है कि हम और मेरा फ्रेंड एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल है, मैं मेरी रूममेट एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल है, हम भाई बहन एक दूसरे के बहुत कंपैटिबल है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। मतलब जैसे कि कभी कभी होता है कि मन करता है कि सो ले, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि नहीं यार पढ़ना है, एग्जाम है, तो उस टाइम आप सेल्फ इनकम्पैटिबल हो रहा है, मतलब आपकी खुद की जो विचार है उसमें सामंजस्य नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। आप सबको पता है कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं। वो कैसे रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। बेनिफिट क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है? यहाँ से आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, नए नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्यों नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नए गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, नई प्रकार की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। तो इसलिए सेक्सुअल सिलेक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेफर करते हैं। जैसे कि अगर किसी एक मेल के जो स्पर्म्स होते हैं, मान लो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल का जो स्पर्म है और ओवा का जो फीमेल एग है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब फ्यूज करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास जो सेल बनती है वो जाइगोट बनती है। अगर ये मान लो कि मेल जो है ये लंबी हाइट का होगा, ये टॉल होगा, और ये जो फीमेल होगी ये डॉफ होगी, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होंगी कि इसमें से कुछ बच्चे जो है वो स्मॉल साइज के हों, कुछ मीडियोकर्स हो, कुछ लंबे हो। मेंडल क्रॉस के बारे में बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक जनरल कैरेक्टर्स के लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल था। पर हमारे ह्यूमंस में स्किन कलर हो गया या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन हो गई तो वो पॉलीजेनिक होती है, बहुत सारे जीन मिलकर उसे कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे में हमें नई वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो वेरिएशन का फायदा क्यों होता है? क्यों ऑर्गेनिज्म ने वेरिएशन को सेलेक्ट किया? अगर सारे लोग एक जैसे होते तो भी तो अच्छी बात होती ना। लेकिन वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इवोल्यूशन के लिए। कैसे समझते हैं एक बार। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे तब आपको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन, उसके बाद प्रोसेस क्या होती है वो तो हम लोग समझ ही लेंगे। जो वेरिएशन होती है, जो वेरिएशन होता है इसे कहा जाता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इसे कहा जाता है रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए इसे कहा जाता है रॉ मटेरियल। अब कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कपड़े की फैक्ट्री है, मिल है, कहीं वहाँ पे कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कपास होना चाहिए ना। जो भी उनको कच्चे माल चाहिए वो उनके पास होने चाहिए, तभी वो अपना रिजल्ट या अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वेरिएशन को कहा जाता है कि ये इवोल्यूशन के प्रोडक्ट है, रॉ प्रोडक्ट हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक हमारे पास पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे पास इस तरीके से पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इस पॉपुलेशन में क्या है कि सारे लोग सेम टाइप के हैं, सारे लोग का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है। मान लो कि सारे लोगों को जब कोई मॉस्किटो बाइट करता है तो सबको मलेरिया हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि सारे लोग जो है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बियर नहीं कर सकते। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे ये रह सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होने पे इनकी जो प्रोटीन वगैरह है वो डिग्रेड हो जाती है। तो मान लो ऐसी कंडीशन नेचर में आती है, मान लो ऐसी कंडीशन नेचर में आती है जब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है,
तो इसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं, ऐसा कोई भी प्रोटीन नहीं है, ऐसा कोई भी जीन नहीं है जो कि उनको हाई टेम्परेचर में सर्वाइवल में हेल्प कर सके। लेकिन अगर यहीं पे वेरिएशन हुआ होता, यहीं पे म्यूटेशन हुआ होता कि यहाँ पे 100 लोग रहते जिसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर पाते थे। मान लो कि यहाँ पे 100 लोग थे, यहाँ पे 100 लोग थे जिसमें से सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे जो कि हाई टेम्परेचर को बियर कर पाते थे। तो कम से कम जब कंडीशन हाई होती तो ये 2 लोग तो आगे चल के नई जनरेशन बना पाते, कम से कम ये स्पीसीज एक्सटेंड तो नहीं होती। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। जब इन्वायरमेंट में डिफरेंट जो है कि चीजें प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन कंडीशन, कुछ जीन्स जो है वो पिक किए जाते हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आपने वो वाला एग्जाम्पल तो पढ़ा ही होगा, जब जो है कि इंडस्ट्रियल जो है कि रिवोल्यूशन हुआ था, तो वो आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था इंसेक्ट वाला कि वो प्लांट पे रहते थे, पहले वहाँ पे लाइकेन वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रो करते थे, तो जो लाइकेन के कलर से मिलता जुलता जो कैमोफ्लॉज कर लेता था वो उस टाइम जिंदा था, उसका नंबर ज़्यादा था, लेकिन जो हल्के कलर के थे वो आसानी से दिख जाते थे, प्रेडेटर उन्हें खा जाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल मेलालिज्म आया, सारे लाइकेन्स की, क्योंकि सॉइल पोल्यूशन एयर में पोल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो क्या हुआ, लाइकेन सब खत्म हो गए। अब क्या है कि जो डार्क कलर वाले थे वो इजीली दिखने लगे और जो लाइट कलर वाले थे वो नहीं दिखते थे। तो ऐसे क्या है कि एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से नेचर ने चीज़ों को सेलेक्ट किया। दोनों जीन पहले प्रेजेंट थे, पहले कंडीशन कुछ और थी, बाद में कंडीशन कुछ और हो गई। हो सकता है कि ऐसा जो ऑर्गेनिज्म, जैसे इस समय में जब टेम्परेचर नॉर्मल था, जो हाई टेम्परेचर में रहता था उसको सर्वाइवल में दिक्कत होती रही हो, लेकिन जैसे ही कंडीशन बदला उसने अपने आप को सेलेक्ट किया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, कोई पेट्री प्लेट में हम उसे ग्रो कर रहे हैं, कुछ है उसमें जो किसी ड्रग्स के लिए, मान लो एम्पिसिलिन है, उसके लिए रेजिस्टेंट है, अगर वो डाला गया तो भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ क्या है, सेंसिटिव है, तो वो पहले से ही है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक पेट्री प्लेट है, हमारे पास एक पेट्री प्लेट है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। इसमें से जो रेड वाले बैक्टीरिया है ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, ये एम्पिसिलिन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है, और जो येलो वाले हैं ये एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, एम्पिसिलिन के लिए सेंसिटिव है। जब तक इनके इन्वायरमेंट में एम्पिसिलिन नहीं आया था, एक प्रकार का केमिकल है, एक प्रकार का ड्रग है जो कि बैक्टीरियल लाइफ साइकिल को डिस्ट्रक्ट करता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है और एम्पिसिलिन जो सेंसिटिव है, दोनों पहले आराम से ग्रो कर रहे थे, दोनों के नंबर अच्छे खासे थे। जैसे ही इस एरिया में एम्पिसिलिन आया, जैसे ही इस एरिया में क्या आया, एम्पिसिलिन आया, वैसे ही जो सेंसिटिव वाले थे वो सारे के सारे किल हो गए, वो सारे के सारे खत्म हो गए, लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो थे वो बचे रह गए। तो ये क्या डिनोट करता है कि अगर वेरिएशंस रहेंगी तो नेचुरल सिलेक्शन में चीज़ों का सेलेक्ट होने का या नई जनरेशन आने का, नई इवोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसी बात को कंप्लीट करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स या बहुत सारे ऐसे पाथवेज या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस को फॉलो करते हैं ताकि इनके अंदर ऑटोगैमी ना हो। ऑटोगैमी या जिटैनोगैमी, ऑटोगैमी या जिटैनोगैमी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ऑटोगैमी क्या होता है, जब सेम फ्लावर के मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज करते हैं तो उसे ऑटोगैमी कहते हैं। जिटैनोगैमी में क्या होता है कि फ्लावर सेम प्लांट का होगा लेकिन अलग अलग फ्लावर रहेगा, लेकिन वो सेम प्लांट का ही रहेगा, तो उनका फ्यूजन अगर होता है तो उसे कहते हैं जिटैनोगैमी। प्लांट चाहते हैं कि उनकी हो क्या, जीनोगैमी। अगर जीनोगैमी होगा तो दूसरे प्लांट से उनके पास गैमेट्स आएंगे, जिसकी वजह से नए जीन का कॉम्बिनेशन बनेगा। नए जीन के कॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होगा, नई वेराइटीज, नई वेरिएशंस बनेंगे, जिसके नेचुरल सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्लांट ऐसी कंडीशन को लाने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशन करता है। देखते हैं कौन कौन सी मॉडिफिकेशन करता है। कुछ मॉडिफिकेशन जो है उनकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे होती है और कुछ जो मॉडिफिकेशन होती है वो उनके जेनेटिक बेसिक्स पे होती है। तो सिंपल सा हम लोग थोड़ा सा देखेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में। हमारा आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो देखना है हमें जेनेटिक लेवल पे वो कैसे जो है कि कैसे वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को शो करते हैं। पहली बात तो वो यूनिसेक्सुअलिटी को शो कर सकते हैं, मतलब कि मेल फ्लावर अलग प्लांट में, हमारे पास एक प्लांट है, इस पे एक फ्लावर लगा है जिसपे सिर्फ और सिर्फ क्या बना है, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंथर है। ये क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर है या स्टेमिनेट प्लांट है। और दूसरा हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है जिसके ऊपर क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ओवरी बनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बना है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनी है। ये पिस्टिलेट फ्लावर है,
ये पिस्टिलेट प्लांट है, मतलब एक प्लांट पे मेल और एक प्लांट पे फीमेल। तो यहाँ पे जब भी पॉलिनेशन होगा तब कहाँ से होगा, दूसरे प्लांट से आपके पास गैमेट्स आएंगे। हालांकि ऐसी कंडीशन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चांसेस है वो बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन जो भी बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, अच्छे नए वेरिएशंस के साथ बनेंगे। नेक्स्ट में क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट टाइप पे होगा। पहला तरीका है प्रोटोगाइनी। प्रोटो का मतलब होता है पहले, प्रोटो का मतलब क्या होता है, बिफोर, और गाइनी का मतलब होता है क्या, गाइनी का मतलब होता है गाइनोशियम। जब पहले गाइनोशियम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जब गाइनोशियम डेवलप हो जाती है रिप्रोडक्शन के समय पर, उस टाइम एंथर बहुत छोटा रहता है, उसमें मैच्योरेशन हुई नहीं रहती, पोलन बना ही नहीं रहता, तो फ्यूजन के चांसेस ही नहीं है। जब भी फ्यूजन होगा तो फॉरेन पार्टिकल से होगा, तो प्रोटोगाइनी होता है या फिर प्रोटो एंड्री होता है। प्रोटो का मतलब बिफोर और एंड्री का मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम। जब किसका फॉर्मेशन होता है, पहले एंड्रोशियम का फॉर्मेशन होता है, तो इसे कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटो एंड्री। हार्कोगैमी और हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स बना दिए जाते हैं, चाहे ओवरी को बहुत, जो ओवरी की स्टाइल है, मतलब जो कार्पर्स की स्टाइल है उसको बहुत बड़ा कर देंगे। अगर वो बहुत बड़ा हो जाता है तो पोलन के पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, या फिर जो हमारे पोलन है इसको बाहर की तरफ लटका देंगे ताकि हमारे ओवरी तक उसके जो पोलन ग्रेन पहुंचने के चांसेस कम हो जाए। तो ये कुछ फिजिकल चेंजेस हैं। हमको जो स्पेशली देखना है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है, ये जीन लेवल से कंट्रोल होता है। ये क्या होता है, जीन लेवल पे ये कंट्रोल होता है। मतलब कि ना तो यहाँ पे हेटेरोस्पोरी करनी, सॉरी, ना तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी करनी होगी, ना प्रोटोएंड्री ना प्रोटोगाइनी। इन्होंने कुछ ऐसे जेनेटिक मेकअप को डेवलप किया है कि अगर सेम जीनोटाइप की, अगर क्या है, अगर सेम जीनोटाइप का पोलन स्टाइल स्टिग्मा पे आ भी जाता है तो उसके पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसके पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे तो जाके पॉलिनेशन कैसे करेंगे। मतलब इसने निकाला है ब्रह्मास्त्र। इन सब लोगों ने खेल रहे थे चिंदी चिंदी कि पॉसिबिलिटीज थी कि चांस आ सकते हैं या फिर रिप्रोडक्शन के चांसेस रुक सकते थे, लेकिन इसने किया है ब्रह्मास्त्र। इसने किया कि पॉलन आ भी जाए तो हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो हमारे पे जर्मिनेट हो। इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है उसी टाइम पे पिस्टल, अगर उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम होता है जैसे कि पेस्टिल का होता है, तो वो पोलन को वहां पे जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देती है। ऐसी कंडीशन को कहते हैं पोलन पिस्टल सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू स्पीसीज या बिटवीन टू प्लांट्स कह सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है विद इन सेम। जब सेम जीनोटाइप की चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो वहां पे पोलन का जर्मिनेशन नहीं होता, तो उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब कि मान लो मैरीगोल्ड पे आ गया सनफ्लावर का तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, इसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है वहां पे जर्मिनेशन को रोका जाता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखाई जाती है, तो उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि सेम स्पीसीज की जो है कि पोलन होगा लेकिन फिर भी उसे जो है जर्मिनेट नहीं होने दिया जाएगा। क्यों नहीं जर्मिनेट होने दिया जाएगा, क्योंकि उनके जीनोटाइप सेम होते हैं। तो हम लोग आज जो डिटेल में पढ़ेंगे वो इंट्रा स्पेसिफिक पढ़ेंगे, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज हैं तो वो अलाउ ही नहीं करेगा। जो रिसेप्टर हमारे पिस्टिल पे प्रेजेंट होगा, जो हमारे स्टिग्मा पे प्रेजेंट होगा, वो रिसेप्टर हमारे एंथर के पास होगा ही नहीं। तो जो भी केमिकल का सिक्रेशन वगैरह होता है वो सारी चीजें नहीं होंगी, तो पोलन का जर्मिनेशन वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर लिया जाए कि किसी ह्यूमन का जो स्पर्म है उसे अगर हम लोग लेके किसी हैन में डाल दे, किसी हॉर्स में डाल दे, तो वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरीके से अगर डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिया जाता है तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तो कंडीशन गड़बड़ तब हो गई जब इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज के पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो भी वो एक दूसरे के इनकम्पैटिबल होते हैं। ऐसी कंडीशन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक सिंगल जीन लोकस से कंट्रोल होती है। जैसे कि हर इवेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई जीन होता है, कोई लोकस होता है। तो हमारे जो प्लांट का क्रोमोसोम होता है उसमें एक एस जीन है। प्लांट में क्या है, एक एस जीन है जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कंट्रोल करता है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप की होती है, पहला होता है गैमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइटिक। पहला क्या होता है, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा होता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक पोलन है, हमारे पास क्या है, एक एंथर है। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एंथर है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एंथर है। इस तरीके से एंथर है, यहाँ पे हमारे पास पोलन सेक्स है। इस एंथर का जो जीनोटाइप है वो मान लो S1 S2 है। इसका जीनोटाइप क्या है, S1 S2 है। तो यहाँ से जो पोलन मदर सेल्स होंगी या माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होंगी उनका जो क्रोमोसोम होगा वो S1 S2 होगा। मान लो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC है। ये क्या करेंगे, ये करेंगे मियोसिस। थोड़ा सा ऊपर चलते ताकि आपको दिखे। ये करेंगे मियोसिस। मियोसिस करने के बाद ये चार प्रकार की जो है, चार जो है वो बनाएंगी। चार ये क्या बनाएंगी, पोलन बनाएंगी, जिसमें से हाफ क्या होगा, S1 टाइप का होगा और हाफ क्या होगा, वो S2 टाइप का होगा। एक मिनट मैं लिख देती हूँ उधर से। हाफ क्या होगा, वो S1 टाइप का होगा और हाफ क्या होगा, वो S2 टाइप का होगा। आधा क्या है, S1 है और आधा क्या है, S2 है। तो S1 और S2 जो है दो प्रकार की आपके पास कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अब क्या है कि अब हम फीमेल की बात करते हैं। फीमेल हमारे पास मान लो किस तरीके से हमारे पास फीमेल है। फीमेल का ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। इसके पास क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। तो इसका भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये भी क्या है, स्पोरोफिटिक नेचर में है। तो इसका भी कोई जेनेटिक मेकअप होगा। मान लो कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, S2 है और S3 है। इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, S2 है और S3 है, S2 और S3 है। अब बात करते हैं हम लोग इसके एक्स सेल्स के बारे में। एक्स सेल हैप्लॉइड होती है, तो एक्स सेल के पास चाहे S2 होगा चाहे S3 होगी, लेकिन हमारे पास जो ये स्टिग्मा है, हमारे पास ये जो क्या है, स्टिग्मा है, हमारे पास ये जो स्टिग्मा है इसका जेनेटिक मेकअप तो S2 S3 दोनों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक नेचर का है। मान लो कि हमारे पास यहाँ से जो पोलन है S1 वाला, ये यहाँ पे आता है। तो अगर S1 वाला पोलन जब आता है तो वो जब यहाँ पे पहुँचता है तो जो जेनेटिक मेकअप हमारे फीमेल का है वो क्या है, S2 S3 है और हमारा जो मेल है वो S1 है। इसका मतलब कि इस पोलन के जर्मिनेशन को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ मतलब सेम टाइप की गैमेट्स देखने को नहीं मिल रहा है, सेम टाइप का जो जीनोटिपिक है वो देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे पोलन जर्मिनेशन को अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमारा जो सेकेंड टाइप का जो गैमेट्स है S2 वाला जो है, अगर यहाँ पे हमारे पास S2 वाला आ जाता है जर्मिनेशन के लिए, तो इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्टिग्मा है उसके पास जो रिसेप्टर प्रेजेंट है वो S2 S3 जीन वाले हैं। तो गैमेटोफिटिक में क्या होता है कि अगर आपके पास जो गैमेट्स प्रेजेंट है उसमें जो दो कंडीशन है, अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन ऐसी है जिसका जीनोटाइप फीमेल के साथ मैच नहीं करता, तो वहां पे जर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर एक भी हमारे पास ऐसा है जो कि मैच करता है तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगा। मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ। हमारे पास फिगर था, ये फिगर देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है कि हमारे पास क्या है, गैमेटोफिटिक कंडीशन है। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास पिस्टिल है, ये हमारे पास क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे हमारे पास आया है पोलन ग्रेन, स्टिग्मा पे हमारे पास आया है पोलन ग्रेन, और ये भी हमारे पास स्टिग्मा है, ये भी हमारे पास स्टिग्मा है। यहाँ पे देखिए कि जो पोलन ग्रेन आया है वो क्या है, S1 S2 है, और हमारे पास जो फीमेल है वो भी S1 S2 है। तो ना तो S1 की पूरी ग्रोथ हुई है ना तो S2 की पूरी ग्रोथ हुई, किसी की भी कंप्लीट ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि S1 भी इसके पास है और S2 भी इसके पास है। अगर हमारा जो पिस्टिल है वो S1 S3 होता और हमारे पास जो गैमेटोफिटिक है मतलब हमारे पास जो पोलन है वो S1 S2 रहता, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो S1 वाला है वो यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसका जर्मिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, और S2 वाला जो है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जर्मिनेशन यहाँ पे पॉसिबल रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, S1 S2 हमारे पास मेल है, S3 S4 हमारे पास फीमेल है, तो यहाँ पे ना तो S3 S1 S2 से मैच कर रहा है ना S4, तो इसमें दोनों टाइप का जो है कि जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके समझाती हूँ, आई थिंक ड्रॉ करने के बाद चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में,
गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। हमारे पास पहली कंडीशन है जहां पे हमारे पास पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बना लेते हैं। ये हमारे पास मान लो स्टिग्मा, क्या ही बना देती हो आप, कुछ इस तरीके से हमारे पास पहला स्टिग्मा है, सॉरी कार्पल है, दूसरा भी है हमारे पास, काश कॉलेज में जब सर लोग सुराही बनाना सिखा रहे थे तो मैंने सीख लिया होता। ये कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए 3 कंडीशन है और हमारे पास इसकी जो जीनोटाइपिक कंडीशन है, मान लो कि हमारे पास जो पहला कंडीशन है वो क्या है, S1 S2 है। पहला क्या है, इसका जीनोटाइपिक क्या है, S1 S2 है। दूसरा क्या है, S2 S3 है। और तीसरा मान लो कि S3 S4 है। ऐसे हमारे पास जो है जीनोटाइपिक है किसका, फीमेल का। हमारे पास जो मेल है वो पहली कंडीशन क्या है, मान लो कि हमारे पास मेल के दो, पहले हमारे पास जो मेल था, मान लो इस तरीके से हमारे पास एंथर था। एंथर जो था वो S1 और S2 टाइप का था। एंथर क्या था, S1 और S2 टाइप का था। S1 टाइप का जब पोलन, अगर यहाँ से पोलन बनता है तो एक बनेगा S1 टाइप का, दूसरा क्या बनेगा, S2 टाइप का। अगर S1 वाला यहाँ पे आता है और S2 वाला यहाँ आता है, मान लो S1 भी आ गया और S2 भी आ गया, तो ना तो S1 का जर्मिनेशन होगा ना तो S2 का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना S1 हो पाएगा ना S2 हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। अगर S1 आता तो उसका भी जर्मिनेशन नहीं होगा, अगर S2 आएगा तो उसका भी जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों टाइप के गैमेट्स जो है फीमेल के पास प्रेजेंट है। मतलब कि जिस प्रकार के गैमेट का रिसेप्टर हमारे स्टिग्मा के पास प्रेजेंट होगा, अगर उस जेनेटिक मेकअप का हमारे पास पोलन ग्रेन आता है तो उसका जर्मिनेशन नहीं किया जाने देगा। अगर सेकंड में देखें तो हमारे पास S1 आता है और हमारे पास क्या आता है, S2 आता है। हमारे पास S1 आता है, S2 आता है, तो यहाँ पे S1 का जर्मिनेशन होने दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मेकअप है, इसका जो गैमेटिक कंडीशन है वो इसके साथ मैच नहीं करता है। तो अगर S2 है और S3 है तो S1 का जर्मिनेशन होगा लेकिन S2 का जर्मिनेशन नहीं होगा। अगर वहीं पे ये कंडीशन हम देखें, यहाँ पे S1 प्रेजेंट है, यहाँ पे S2 प्रेजेंट है और हमारे पास जो फीमेल का जेनेटिक मेकअप है वो क्या है, S3 S4 है, तो S1 का भी जर्मिनेशन अलाउ किया जाएगा और S2 का भी जर्मिनेशन अलाउ किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जब सेम जेनेटिक मेकअप की चीजें मैच करेंगी तो इनका जो है कि इनका जो जर्मिनेशन वो पॉसिबल नहीं होएगा। अगर ये अलग अलग होंगी तभी इनका जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। ये कंडीशन हो जाती है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की। अगर यहीं पे गैमेटोफिटिक वर्ड हटा के हम लोग किसकी बात करें, यहीं पे हम लोग बात करें स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, अगर यहीं पे हम लोग बात करें स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी की, तो स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है कि सेम कंडीशन है। हमारे पास जो मेल है उसका क्रोमोसोम, उसका जो जीन है वो S1 S2 है। पहली जो हमारे पास फीमेल है वो S1 S2 है, दूसरी हमारे पास क्या है, S2 S3 है और तीसरी क्या है, S3 S4 है। ऐसी कंडीशन है। मान लो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं। तो अब क्या कंडीशन होगी कि पहले यहाँ पे जो गैमेट बनेगा S1 आएगा, तो S1 की जर्मिनेशन तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे S1 है। S2 की भी जर्मिनेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे S2 है। अब हम आते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास जो फीमेल है वो क्या है, S2 S3 है, हमारे पास जो मेल है वो S1 S2 है। लेकिन अभी तक गैमेटोफिटिक जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पे S1 का जर्मिनेशन हो रहा था, वहाँ पे S1 का जर्मिनेशन हो रहा था। लेकिन अब हमारी जो कंडीशन बन चुकी है उसमें क्या होगा कि ना तो S1 का जर्मिनेशन होगा ना तो S2 का जर्मिनेशन होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि ये S1 जहाँ से आया है, ये S1 की जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ का जीनोटाइपिक क्या था। मतलब कि जो पोलन ग्रेन हमारे पास है इसके ऊपर जो एक्साइन की लेयर है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर बने होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो S1 के साथ और जीन का जो कॉम्बिनेशन था वो कौन सा था। तो S1 के साथ अगर S2 प्रेजेंट था तो यहाँ पे S2 प्रेजेंट है, इसलिए इसका जर्मिनेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। बात समझ में आई कि अभी आप भले S1 हो, गैमेटिक कंडीशन में जो आपके क्रोमोसोम नंबर है या आपके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है वो भले S1 है, S2 नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो रिसेप्टर बने हैं, जो स्पोरोफिटिक नेचर की जो चीजें हैं या फिर आपका जो स्पाइन्स वगैरह जो एक्साइन में प्रेजेंट है उससे
फीमेल की पिस्टिल को पता चल जाता है, स्टाइल को पता चल जाता है कि इसका जो पार्टनर क्रोमोसोम था वो S2 रहा होगा। तो अगर S2 है तो इसी के कहते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफाइटिक नेचर से गैमेटोफाइटिक नेचर में कोई भी जीन मैच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे S1 तो मैच नहीं कर रहा है लेकिन S2 मैच कर रहा है, इसलिए इसको जो है यहाँ पे दोनों के जर्मिनेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। थर्ड कंडीशन क्या है, हमारे पास S1 S2 है, फीमेल में हमारे पास S3 S4 है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम लोग ऐसे जर्मिनेशन यहाँ पे अलाउ की जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। समझ में आया कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जब सेम जो गैमेट्स बन रहा है, मेल गैमेट्स, उसका जो क्रोमोसोम है, उसका जो जीनोटाइप है वो मैच नहीं करना चाहिए पिस्टिल के किसी एक क्रोमोसोम से, चाहे वो S1 हो चाहे S2 हो, किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए जो आपका सिंगल गैमेटोफिटिक है। अगर हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो भले ही अब आपका क्रोमोसोम S1 बचा है या S2 बचा है पोलन ग्रेन में, लेकिन ये बना किससे था, इसके साथ में जो स्पोरोफिटिक नेचर में जो कंडीशन थी अगर वो भी मैच करती है, उसमें से भी कोई सिंगल क्रोमोसोम मैच करता है तो भी जर्मिनेशन को अलाउ नहीं किया दिया जाएगा। तो यही चीज एक बार हम लोग फिगर में देख लेते हैं जो कि आगे दिया था। यहां पे देखिए स्पोरोफिटिक कंडीशन में क्या दिया गया है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मेल है उसके पास S1 S2 है, और हमारे पास पहली जो फीमेल उसके पास S1 S2 है, दूसरे के बाद S1 S3 है, तीसरे के पास S3 S4 है। अगर S1 S2 में से किसी एक का भी पॉलिनेशन यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि क्या है कि S1 भी मैच कर रहा है, S2 भी मैच कर रहा है। दूसरी कंडीशन में दिया है कि मेल हमारे पास S1 हो चाहे S2 हो, इनको भी जर्मिनेशन को अलाउ नहीं किया देना जाएगा, क्योंकि अगर S1 मान लो, S1 का तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी इसका जर्मिनेशन यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन S2 का तो होना चाहिए था ना, बाय रूल अगर हम लोग गैमेटोफिटिक देखें तो S2 का होना चाहिए था। लेकिन इस प्लांट जो पोलर पिस्टिल इंटरेक्शन होता है वहां पे कुछ जीन्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ये S2 जहां से बना है वहां पे उसके साथ S1 था, मतलब कि ये स्पोरोफाइटिक जो आपका कंडीशन था उसके हिसाब से सिलेक्शन करता है। अगर स्पोरोफाइटिक नेचर में भी आप इससे डिफरेंट रहते हैं, फीमेल से डिफरेंट रहता है पोलन ग्रेन, तभी वहां पे जो है कि पॉलिनेशन को सक्सेस किया जाता है, वहीं पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन अलाउ किया जाता है। तो ये S2 है तो इसका भी पॉलिनेशन का जो पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है उसको ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि ये S2 किसके साथ है, S1 के साथ है, और S1 जीनोटाइप कहां पे मैच करता है, फीमेल के साथ मैच करता है। आगे देखते हैं कि हमारे पास S1 कंडीशन और S2 कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल है वो S3 और S4 है, तो इसलिए इसके पोलन के जर्मिनेशन को अलाउ किया जाएगा। आई होप कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, मैंने आपको समझा के रखा है कि कब किस कंडीशन को गैमेटोफिटिक, कब गैमेटोफिटिक रहती है, कब स्पोरोफिटिक रहती है। एक बार हम लोग समझ लेते हैं इस कंडीशन को। देखिए गैमेटोफिटिक जो इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं वो सोलेनेसी, रोजेसी, फैबेसी, पेपरवेसी और पोएसी फैमिली में देखने को मिलती है। आप इतना बात याद रखेंगे कि जो गैमेटोफिटिक कंडीशन होती है यहाँ पे हम बस जो पोलन हमारा बना है इसके जीनोटाइप के ऊपर ध्यान देते हैं, जो हमारा पोलन बना है इसके जीनोटाइप को ध्यान देते हैं। इसका जीनोटाइप फीमेल से मैच नहीं करना चाहिए। मान लो S1 है अगर, तो अगर हमारे पास फीमेल जो है वो क्या है S2, ये हमारे पास ये मान लो फीमेल है, तो फीमेल के पास अगर S2 S3 है तो भी इसका जर्मिनेशन यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। अगर हम बात करें गैमेटोफिटिक कंडीशन के बारे में, क्योंकि गैमेटोफिटिक कंडीशन में उसको बस मतलब है किससे, उसके गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है उसमें कौन सा क्रोमोसोम है वो मैच नहीं करना चाहिए, इससे सिर्फ फर्क पड़ता है। लेकिन अगर स्पोरोफिटिक कंडीशन की बात करें तो आपके साथ जब आप डिप्लॉयड कंडीशन में थे तो आपके साथ कौन सी चीजें प्रेजेंट थी ये भी उसको मैटर करती है। जो हमारा पिस्टिल इंटरेक्शन है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, तब वहां पे देखा जाता है कि S1 के साथ स्पोरोफिटिक कंडीशन में अगर S2 प्रेजेंट है और S2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है तो जर्मिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है हमारे पास गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में। गैमेटोफिटिक कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया जाता है जो कि पोलन ट्यूब का या पोलन ग्रेन का जो जीनोटाइप होता है वो मैच नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पोरोफाइटिक में ध्यान दिया जाता है कि जब वो जो पोलन ग्रेन अभी आया है वो जब मियोसिस के पहले उसका क्या जीनोटाइप था वो भी मैच नहीं करना चाहिए। अगर वो भी मैच करता है तो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को ब्लॉक किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो कैसे कंट्रोल की जाती है, तो इसके लिए दो मैकेनिज्म होती है। एक होता है आरएनएज मैकेनिज्म और दूसरा होता है एस ग्लाइकोप्रोटीन मैकेनिज्म। आरएनएज मैकेनिज्म में क्या देखने को मिलता है कि जो
आपका मेल गैमेट्स होता है उसके पास क्या होते हैं, एक आरएनएज एंजाइम होता है, दूसरा क्या होता है, एफ बॉक्स प्रोटीन होता है। तो ये जो आरएनएज प्रोटीन होता है और आरएनएज जो एंजाइम होता है और जो एफ बॉक्स प्रोटीन होता है, ये अगर फीमेल के साथ कंपैटिबल नहीं होता है, अगर ये फीमेल के साथ कंपैटिबल नहीं होता है तो इसे राइबोन्यूक्लियस द्वारा तोड़ दिया जाता है। और अगर न्यूक्लियस के आरएनएज को और एफ बॉक्स प्रोटीन को ही डिग्रेड कर दिया जाएगा तो उसका पोलन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट में क्या है कि एक्स ग्लाइकोप्रोटीन जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या क्या होता है, मेल और फीमेल जब इंटरैक्ट करते हैं तो वहां पे अगर सेम मिल जाता है तो वहां पे एक बहुत ज्यादा नंबर में कैल्शियम आयन को रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन की अगर स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है ब्रेसिकेशियम और एस्टेरेशी फैमिली में। ये हमने फिगर ड्रॉ किया था और दिया है कि जो स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है इसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला क्या है, पोलन जिसके पास क्या होता है, सिस्टीन रिच प्रोटीन जिसे एचसीआर कहते हैं, और पिस्टिल के पास क्या होता है, एसआरके होता है, एस लोकस रिसेप्टर काइनेज। ये दोनों जब इंटरैक्ट करते हैं और इनके इंटरैक्शन से पता चलता है कि पोलन का जो स्पोरोफिटिक कंडीशन था वहां पे कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, और उसके बाद जो है पोलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है उसको ब्लॉक किया जाता है। तो आई होप कि मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है, सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट रखेंगे। जो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें जो पोलन ग्रेन का गैमेट मतलब कि जो पोलन ग्रेन का हैप्लॉइड कंडीशन होता है, इतना याद रखेंगे कि जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वहां पे ध्यान दिया जाता है हैप्लॉइड क्रोमोसोम के जो नेचर होती है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो होता है उसके जीनोटाइप पे ध्यान दिया जाता है कि वो मैच नहीं करना चाहिए। वहीं पे जो हमारा स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है वहां पे ध्यान दिया जाता है कि जब हमारा जो पोलन ग्रेन अभी हैप्लॉइड है, जब वो डिप्लॉयड स्टेज में था, मतलब कि जब वो डिप्लॉयड स्टेज में था, जब वो स्पोरोफाइटिक नेचर में था, डिप्लॉयड स्टेज में था, तब उसका जीनोटाइप क्या था, इसको ध्यान देके पोलन के जर्मिनेशन को अलाउ किया जाता है। मतलब कि गैमेटोफिटिक जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये थोड़ा सा तो चांस दे भी देती है कि पोलन जर्मिनेट हो भी जाए, लेकिन जो स्पोरोफिटिक होती है बिल्कुल स्पेसिफिक होती है कि अगर तुम्हारा ओरिजिन भी ऐसे जगह से है जो मुझसे मैच करता है तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी। जैसे होता है ना कि हमारे कास्ट में भी, हमारे जैसे हिंदू रिलीजन में भी होता है कि सेम जाति में तो शादी होती है लेकिन सेम कास्ट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक होती है सेम जीनस तो होना चाहिए, सेम स्पीसीज तो होना चाहिए, लेकिन ये सेम क्या नहीं होना चाहिए, सेम गोत्र नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे में क्या होता है कि सेम जाति होती है, हमारे में जब शादी होती है तो जाति सेम होती है। एक ब्राह्मण की लड़की की शादी ब्राह्मण की लड़की के साथ की जाती है, क्षत्रिय की लड़की की शादी क्षत्रिय की लड़की के साथ की जाती है, लेकिन उनका डिफरेंट होना चाहिए गोत्र, डिफरेंट होना चाहिए क्या, गोत्र। तो हमारे में क्या करते हैं, हमारे में कुंडली वगैरह बना के सारी चीजें करते हैं, लेकिन प्लांट ने जीनोटिपिक लेवल पे जाके ये चेंजेस कर लिए हैं। इसको प्लांट तो सेम स्पीसीज का चाहिए। अगर ब्रेसिकेसी के किसी प्लांट को पॉलिनेशन करना है तो ब्रेसिकेसी के ही किसी मान लो कुकुरबिटेसी कंपेस्टिस्ट है तो उसी से पॉलिनेशन करेगा, लेकिन उसका जो गोत्र है वो डिफरेंट होना चाहिए। मतलब उसका जीनोटिपिक को कह सकते हैं गोत्र को यहाँ पे किस चीज से डिनोट करा है, इसके जीन को, जीनोटाइप को कह रहा है गोत्र, तो उसका गोत्र डिफरेंट होना चाहिए। तो हमारे में भी ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे में भी अगर सेम गोत्र में शादी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं प्राचीन टाइम पे सेम टाइप के पेरेंट्स से बने होते हैं, उनकी जो पेरेंटल होती है वो सेम होती है। जैसे होता है राजपूत है तो पहले जब राजपूताना स्टार्ट हुआ होगा तो वहां पे सेम मैटरनल पैटर्नल फैमिली रही होगी, तो कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप सेम होता है। तो उसके लिए हमें नई एडवांसमेंट, नई कैरेक्टर मिले, इसलिए हम लोग सेम जाति में शादी करते हैं पर सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं। तो प्लांट ने भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया है कि वो सेम स्पीसीज में पॉलिनेशन होने देगा लेकिन सेम जीनोटाइप में नहीं होने देगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है जाति सेम है, चलो ठीक है, जो है कि इस जैसे कि मान लो कि कोई रघुवंशी है तो कोई रघुवंशी किसी राजपूत से शादी कर रहा है, कोई रघुवंशी तो किसी और ठाकुर से जाके शादी कर लेता है। तो उसमें क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जाति वगैरह कोई मैटर नहीं करती। तो ये गैमेटोफिटिक की तरह है कि आप सेम जाति में हो लेकिन गोत्र कुछ भी रहेगा तो भी चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग स्पेसिफिक होते हैं कि हमारे गोत्र में, हमारे जो पुराने जो गोत्र है उससे भी मैच नहीं होना चाहिए, तो वो है स्पोरोफिटिक। मतलब कि आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है
भले ही आप अब चेंज हो गए हो या फिर आपने कुछ चेंज कर लिया, आपका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया हो, लेकिन आपकी ओरिजिन कहाँ से हुई है इस बात पे भी उनको फर्क पड़ता है। उसी तरीके से प्लांट में भले ही आपके पास S1 जीनोटाइप है, प्लांट जो फीमेल है उसके पास S1 जीनोटाइप नहीं है, लेकिन प्लांट के पास S2 है, जो पिस्टिल है उसके पास S2 है, और आपका भी जो ओरिजिन हुआ है जहां से आपने हैप्लॉइड डिवीजन करके, मतलब पोलन ने हैप्लॉइड डिवीजन किया है, वहां पे भी S2 था, तो वहां का S2 यहाँ का S2 नहीं मिलना चाहिए, इसलिए प्लांट स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को शो करता है। तो मैंने अपनी साइड से कंप्लीटली ट्राई किया कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप जाके थोड़ा सा बुक से भी रीड करेंगे और मैंने जो बताया इसको एक बार फिर से देख लिया गया, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको सारी चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस अंतर यही है कि गैमेटोफाइटिक में जो सिलेक्शन किया जाता है वो गैमेट का जो क्रोमोसोम है उसके बेस पे किया जाता है, और स्पोरोफाइटिक में जो सिलेक्शन किया जाता है वो इस बेस पे किया जाता है कि आप जो हैप्लॉइड कंडीशन है, ये जब डिप्लॉइड कंडीशन थी तो भी इसका जीनोटाइप क्या था, ये चीज़ें बस याद रखेंगे। सो आई होप कि मैंने आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया और इस कॉन्सेप्ट को एक बार याद करके रखेंगे, चाहे आप MSc में जाएं, BSc में हो, या फिर आप आगे CSIR वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पाथवेज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई, क्योंकि मैं मोस्टली आपके मेरे वीडियोज़ जो है वो मोस्टली BSc के बच्चे देखते हैं, तो उनको पाथवेज वगैरह इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।